बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो तूफ़ानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात के बाद तबाही के मनाजर हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। और अब तक जो नंबर सामने आया है, 350 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और इस सैलाबी रेलों से अगर बात की जाए तो गांव के गांव सफ़े हस्ती से बहा के ले गया पानी। लोगों के पास घर नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। वहाँ पर इमदाद पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू तो हो गया है, लेकिन जितने बुरे तरीके से ये ख़ानदानों के ख़ानदान मुतासर हुए हैं उसके लिए ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है, ज़्यादा भरपूर कार्रवाइयों की ज़रूरत है। हमें नज़र तो आ रहा है कि वफाकी हुकूमत भी कुछ इक़दाम का ऐलान कर रही है, मुख्तलिफ़ सूबों की तरफ से भी ऐलान किए गए हैं। पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से भी कार्रवाइयों में जो उनकी शिरकत है वो जारी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस वक्त सिचुएशन के आज के प्रोग्राम में उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है। पाकिस्तान में 9 मई को लेके और सियासी इस्तेहकाम को लेके बहुत सारी बात होती रही है। इमरान खान साहब और उनकी जमात का सियासी मुस्तकबिल क्या है, और इस सियासी बंद गली में जहाँ पे PTI खड़ी उससे वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ब्रसल्स के दौरे पर भी थे, अमेरिका भी वो गए थे। वहाँ पर उनकी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तानी कम्युनिटी से उनकी मुलाकात के बाद मीडिया के लोगों से, जिसमें उन्होंने बड़ा ही अहम बयान दिया है। बिलखुसूस सियासी माहौल और इस्तेहकाम पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि सियासी मसाहलत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। और इस बयान को अब देखा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो सियासी मसालत मुमकिन हो सकती है। इसकी तशरीह यही की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कुरान की जो आयात हैं उनका हवाला भी दिया है कि जिन्होंने सजदा किया, जो ताबे हुए वो फरिश्ते बन गए, और जिन्होंने नहीं माना वो शैतान बन गए। कुरानी आयात में जो है वो इस तफरीक को बार बार वाज़े किया गया। तो फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो इस हवाले से बात की है। साथ ही साथ आपको पता है पिछले अरसे में अफवाहें थीं कि वो सदर बनने जा रहे हैं, उन्होंने उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया गया हूँ, मेरे पे बड़ी ज़िम्मेदारी है, मुझे किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। और जो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से दोनों से अब ताल्लुकात पाकिस्तान के उस्तवार हैं। चीन से तो हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन अमेरिका के साथ एक बड़ा सर्द मोहरी का एक गैप आ गया था, फासला आ गया था। तो अब वो बड़ी गर्मजोशी है इन ताल्लुकात में, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमरीकी जो थिंक टैंक्स हैं, अमरीकी जो इदारे हैं, क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो सभी उनको क्रेडिट देते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हम तवाज़ुन रखने का हम एक तजुर्बा रखते हैं, किसी एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। भारत को उन्होंने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बदमनी फैलाने से और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने से बाज रहने की वार्निंग भी दी है। और इसी तरीके से अफ़गान हुकूमत पर उन्होंने ये उनको ज़ोर दिया है कि आप तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की जो पॉलिसी है उसको बंद करें। वज़ीर आज़म साहब की उन्होंने तारीफ़ भी की। जी, ये दोनों मामलात हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके अलावा नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का जो उनका एम्बिशन है उस पर एक अहम बयान दिया। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल के उनके मंसूबे को रिजेक्ट किया है। कई और ममालिक की जानिब से भी उनकी कंडमनेशन हो रही है, लेकिन जो ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात है उसका जो आउटकम है उसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बड़ी अहम ये मुलाकात थी। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो मैं इसी बयान के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। जाहिर है इसमें PTI का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सवाल करने वाले और जवाब करने वाले दोनों का इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक सियासी डेडलॉक है उस तरफ ही नज़र आता है अपेरेंटली। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? थैंक यू तंजीला, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, फील्ड मार्शल साहब का बात करना कि सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये एक हकीकत है जिसको कि हम बार बार उजागर करने की कोशिश करते रहे हैं। मैं जो कि एक इन्वेटरेट किस्म का बिलीवर हूँ डायलॉग में और बार बार डायलॉग की बात करता रहा हूँ। और अपने आर्टिकल्स में इंक्लूडिंग द वन व्हिच हैज अपीयर्ड टुडे, उसका कैप्शन है द पावर ऑफ रैशनैलिटी। उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है कि पीस एंड होमोजेनिटी जो है वो रियासत के अंदर जो है वो उसको कायम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये खुश आइंद है कि उन्होंने ये फरमाया है। अब ये माफ़ी मांगनी जो है सच्चे दिल से, अगर आप उसको एक जनरल कॉन्सेप्ट सेंस में देखते हैं तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन माफ़ी किस चीज़ की करनी है?
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک میز کے اوپر بیٹھیں, آپ بات چیت کا آغاز کریں. اور جو میں بارہا کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ پی ٹی آئی being پاکستان's largest political party اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاور بیس ہے اس وقت ملک میں, ان کے درمیان جو بات چیت ہے وہ ناگزیر ہے. چلیے میں اس کو بیان کو ایسے دیکھتا ہوں کہ شاید یہ ایک بریک تھرو کی انڈیکیشن ہے, ایک بریک تھرو کی طرف ایک پہلا انیشل قدم ہے. امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے بات چیت کا آغاز ہوگا اور ملک کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی طرف سیریس قسم کا انیشیٹو جو ہے اس کو انفرل کیا جائے گا, اس کو لیا جائے گا. آپ نے سوال کیا, آپ نے کہا کہ معافی کس چیز کی, تو ظاہر ہے اگر یہ اس بیان کو پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے ایک اپرچونٹی یا ایک ونڈو کے طور پر دیکھتی ہے کہ کوئی راستہ کھل سکتا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ کوئی پازیٹیو جواب دینا چاہیں گے یا ان کو دینا چاہیے؟ آپ کی پارٹی کو اس پہ اسٹریٹجائز کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا فرام دا ہارسز ماؤتھ, یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہاں سے بات آئی ہے جہاں اس سے پہلے شاید اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی انہوں نے. تنزیلہ آپ نے بات کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں نے عرض کیا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن پرابلم یہ ہے خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے, ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے. سیاسی لیڈران کی ملاقات 35 ہفتے 36 ہفتے ہو گئے ہیں, میری ذاتی ملاقات کو میرا خیال 42 ہفتے ہو گئے ہیں. اگر ان سے بات چیت نہیں ہوگی, ان کو صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جائے گا, ان کو گراؤنڈ ریالٹی سے آشکار نہیں کیا جائے گا, تو اس وقت تک تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی نا. دیکھیے جو حکومت کے جو انیشیٹوز ہیں, جس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں. اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, اور یہ جو ہے پی ٹی آئی سے خوف زدہ ہے, کیونکہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر ان کا مقام نہیں رہے گا, ان کو جانا پڑے گا. لیکن باہر سے تو اس میں نہیں پڑتے. بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے. جب آپ آپس میں بیٹھیں گے, ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, تو پھر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو جو پیش کریں گے اور اس کو سامنے رکھ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیٹس سے کہ جی ہر چیز کو ہم اوپن کریں گے, ہر چیز کو اوپن کر کے آگے بات چیت کریں گے. لیکن لیٹ می ریپیٹ اٹ, خوش آئند ہے کہ انہوں نے سیاسی استحکام کی ضرورت کو محسوس کیا ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے کھل کر بات کی ہے. صحیح. اچھا اب یہ بھی بتائیے کہ جو ایک ظاہر 9 مئی کے بعد سے اور اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا, اب وہ سارا کا سارا جو ہے شاید وہ irrelevant ہو گیا ہے. اب جو ایک ریلیونس ہے یا گریوینس ہے وہ 9 مئی ہی ہے, اور 9 مئی کے بعد بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو 9 مئی کے تناظر سے الگ کر کے ہم دیکھ نہیں سکتے. نہ پی ٹی آئی دیکھ سکتی ہے, نہ ہم بینگ میڈیا پرسنز دیکھ سکتے ہیں, نہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ اس کو دیکھ پا رہی ہے, کیونکہ وہ سب کچھ اب 9 مئی سے جڑ گیا ہے. تو شاید یہ جو معافی مانگنی ہے یہ 9 مئی کے حوالے سے ہے. تو پی ٹی آئی یہ کہتی رہی ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں ان کو سزائیں دیں, لیکن یہاں پہ سزا جزا کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ معافی مانگ لیں اور مصالحت کر لیں. میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں اپنے جو میری سمجھ بوجھ ہے سیاسی اور قانونی دونوں معاملات پہ, کہ آپ معافی مانگیں اور مصالحت کر لیں. تو کیا مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھا ایک انڈیکیشن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے ٹو کم بیک, جو جہاں پہ آپ لوگ بند گلی میں اسٹک ہیں اس بند گلی سے نکلنے کے لیے؟ تنزیلہ دیکھیے, جہاں تک 9 مئی کا سوال ہے, ہم لوگ ہماری تمام لیڈرشپ انکلوڈنگ خان صاحب وہ اس کے بارے میں افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں, شدید افسوس کا اظہار کر چکے ہیں. جو کہ اس دن ہوا اس کو آپ وہ انتہائی انفارچونیٹ تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہ بھولیے کہ خان صاحب جب 9 مئی کو ہوا اس وقت وہ ریاستی اداروں کی کسٹڈی میں تھے, وہ آزاد شہری نہیں تھے اس وقت. ہم بار بار کہتے رہے کہ جی حقائق کو جاننے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک اس میں جوڈیشل کمیشن بنا لیجئے, جو کہ بارہا ہم نے عدالت میں بھی موو کیا ہوا ہے اس کو, لیکن اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے. اب کرائسس یہ ہے, جہاں تک معافی مانگنے کا سوال ہے وہ ایک علیحدہ, آپ ایک سیکنڈ کے لیے اس کو اگر علیحدہ کر دیں تو پتہ تو چلے نا کہ کیا ہوا, کس نے کیا کیا. اور ہماری کنٹینشن یہ رہی ہے کہ جس نے اگر اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا, جس کی غلطی تھی, جس نے اس کو ایگریویشن کی, جس نے اس کو آگ لگائی یہ ساری چیز کو, وہ مجرم ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ان کا تعین ہونا جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے ذریعے وہ ضروری ہے. صحیح. کسی کو بے جا سزا نہیں ملنی چاہیے, کسی کو
बगैर गुनाह के सजा नहीं मिलनी चाहिए। वी फील कि खान साहब 2 साल से बगैर किसी गुनाह के जेल में कैद हैं, तो ये लेकिन हालात भी ठीक नहीं है। लेकिन जहां लेकिन आप राउफ साहब, सियासी एक सेकंड जी एक सेकंड जी जी एक सेकंड जी जी जहां आप सियासी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वहां ये जरूरी है कि सियासी स्टेबिलिटी हमेशा इंसाफ के ऊपर मबनी होनी चाहिए। इंसाफ के तकाजे जो होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको खोलिए, एक जुडिशियल कमीशन बना के देखिए कि किसने क्या किया, किस किन लोगों का, कौन से लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। हाँ, जब ये तयन हो जाएगा तो हम बिल्कुल जो भी फिर उसका हल सामने आएगा उस हल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन रऊफ साहब, जो एक और दूसरा मामला है, जाहिर है 9 मई भी आइसोलेशन में एक वाकया नहीं था। 9 मई से पहले जैसे मैंने कहा कि एक कशीदगी थी, और उस कशीदगी में बहुत कुछ कहा जा रहा था, बहुत कुछ कहलवाया जा रहा था, बहुत कुछ सुनाया जा रहा था। तो जाहिर है सियासी जमातों से सियासी हिकमत अमली में, सियासी बयानिए में गलतियाँ माजी में होती रही, अक्रॉस द ग्लोब होती हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए तारीखी तौर पर, और फिर बाद में उन्होंने अपने आप को वहाँ से दुरुस्तगी की तरफ वो लेके आए। तो पीटीआई नहीं समझती कि इदारों के साथ लड़ाई और शख्सियात के साथ जो लड़ाई थी वो शायद एक गलत सियासी हिकमत अमली थी। जाहिर है अगर अभी भी आप लोग ये समझते हैं कि वो लड़ाई और इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त थी, तो फिर तो ये वो कहते हैं ना कि एतगल फिर ना हुई, ये मतलब ये ना होने वाली बात है। मैं एक ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे आपका एनालिसिस लेना चाह रही हूँ। देखिए, हमने कभी, हमारी कोई किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। खान साहब की स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। बारहा उन्होंने इस क्राइसिस के दौरान, इस क्राइसिस के से पहले भी हमेशा वो कहते रहते हैं ये फौज भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है। ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं, बारहा उन्होंने कहा है। अब जो हुआ, जैसे हुआ, जिस तरीके से बहुत सारी इश्यूज हुए, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई, एक सिनारियो बिल्ड हुआ, सारा कुछ हुआ, ये तमाम जो चीजें हैं तंजीला, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं हो सकती। ये इसके लिए जो कि मैं वो शख्स हूं जो कि हमेशा से अपील करता रहा है कि जी साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए कुछ माहौल को साजगार कीजिए, बातचीत का आगाज कीजिए, और वो बातचीत के फिर वहां टेबल के ऊपर बैठकर हम दोनों जो पार्टीज हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए, इस रियासत की तरक्की और प्रोग्रेस के लिए मेरा ख्याल है कि गिव एंड टेक जो है वो हो सकता है। लेकिन यह कि इसके लिए बहुत जरूरी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बातचीत का आगाज है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास ज्यादा वक्त है। हमें चाहिए कि कल की बजाय आज वो बातचीत शुरू करें, तो मुझे यकीन है कि तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, तमाम मसाइल हल। बिल्कुल ठीक है। रऊफ साहब, जो 9 मई केसेस में इमरान खान साहब की दरखास्तें ज़मानत जो हैं और उनके जो केसेस हैं वो 19 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, उनकी ज़मानत की दरखास्तें। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, उससे पहले जो है वो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं एग्जॉस्ट हो चुके हैं लीगली। तंजीला, देखिए, जो उनके पिछली हेयरिंग के ऊपर जो कुछ जज साहिबान के जो कमेंट्स आए थे वो तो पॉजिटिव इंडिकेशन थी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कुछ सवालात उठाए, बड़े सीरियस किस्म के सवालात उठाए। अब 19 तारीख को पता चलेगा जो कुछ होता रहा है हमारे साथ। देखिए, उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप मुझसे कहें कि मुझे बहुत उम्मीद है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जी रियासत के मामलात को सुधारना जो होता है, सुधारना जो होता है, वो उसकी जो बेस है वो इंसाफ की प्रोविजन है। वो इस मुल्क में इंसाफ की प्रोविजन है। 26वीं आईनी तरमीम इस रियासत के चेहरे के ऊपर एक बदनुमा दाग है, जिसने आजाद अदलिया के कॉन्सेप्ट को दफन कर दिया है। देखिए, कुछ चीजें अगर हमसे आप कहते हैं कि गलतियां हुई हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी तो शदीद किस्म की गलतियां हुई है ना। आप कैसे एक पार्टी को सुप्रेस करके, इस मुल्क में तारीख आप देखिए, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने सुप्रेस करने की कोशिश की है, नैब को हमने सुप्रेस करने की कोशिश की, क्या हम कामयाब हो गए? और भी बहुत सारी आगे आप जाइए, मैं उसमें लंबी कहानी में नहीं पढ़ता। तो 3 साल से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है हुकूमत का कि जी हमने पीटीआई को खत्म करना है, हमने खान साहब को कैद में डालना है, हमने खान साहब को बाहर नहीं आने देना है। तो ये मायोपिक व्यूज है, मायोपिक आउटलुक है। इस मायोपिक आउटलुक को खत्म होना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, खुले दिल के साथ बात करनी पड़ेगी, और अपनी अपनी गलती को, हमने तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस दिन हमने ऑफर भी किया है कि एक ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन जो है वो खोला जाए। उसके ऊपर मैंने लिखा भी है
ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तर्ज के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं। जिसने जो किया है उसको कन्फेस करे, पब्लिक में कन्फेस करे, पता चले कि इस मुल्क में क्या होता है। लेकिन जो जाहिरी बात है, जो अगर झूठे इल्जामात इमरान खान साहब की जानिब से भी लगाए गए, कभी साबका आर्मी चीफ पे, कभी मौजूदा आर्मी चीफ पे, कभी किसी और फौजी अहदेदार पे, कभी किसी सियासतदान पे, तो जाहिर है जब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पीटीआई मांगती है तो पीटीआई ये सोचती है कि खान साहब जो हैं वो इल्ज़ामात जो झूठे साबित हो चुके हैं, वो नहीं जिनके ऊपर अभी तहकीक होना बाकी है, कुछ हैं जो बज़ाहिर खुल चुकी हैं बातें, बाजवा साहब बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब जो हैं उनका खुद भी इंटरेस्टेड होना, रेडी होना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए सबसे पहला स्टेप है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपनी बातों से पीछे हटते हैं, सबसे ज़्यादा यू टर्न, आपको पता है टर्म उनके लिए इस्तेमाल होती है कि वो लेते हैं। देखिए तंजीला, मैंने बहुत दफा अर्ज किया है कि खान साहब जो कुछ हमारे इश्यूज हैं उन सारों की वजह जो है वो खान साहब से मिलने से इनकार है, हुकूमत का नहीं मिलने दे रहे। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर मामलात को बेहतरी की तरफ आपने बढ़ाना है और तो खान साहब की इंक्लूजन उसमें पिवटल है, उसके बगैर मामलात बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला कदम जो हुकूमत को उठाना चाहिए वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए खान साहब के ऊपर जो पाबंदी है, हम लोगों के ऊपर जो पाबंदी है खान साहब के, हम लोग, आप मेरी राइटिंग्स पढ़िए, पिछले 40 साल की राइटिंग्स पढ़िए, मैंने क्या प्लीड किया है? रैशनैलिटी को प्लीड किया है हमेशा, बातचीत को प्लीड किया है हमेशा, रियासत के इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा है अपनी राइटिंग्स में हर तरफ। तो आप उस खान साहब के ऊपर ये जो बेजा पाबंदियां हैं, गैर इंसानी और गैर आईनी पाबंदियां लगी हुई हैं, उनको खत्म कीजिए। ठीक है, आप कहते हैं कि माहौल तभी साजगार होगा जब खान साहब के ऊपर पाबंदियां कम होंगी और बातचीत के लिए रास्ते खुलेंगे तो साजगार माहौल है। इसलिए कि जब उनसे बात ही नहीं हो रही, जब उनको आगाह नहीं किया जा रहा, जब उनको ब्रीफ नहीं किया जा रहा, जब आप उनको ग्राउंड रियलिटीज के बारे में बताया नहीं जा रहा, तो उनका रिस्पांस कैसे आ सकता है? रऊफ साहब, जो एक और अहम चैलेंज है जाहिर है वो क्लाइमेट चेंज का है, वो नेशनल लेवल का चैलेंज है, लेकिन जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में देखी है वो दैट इज़ बियॉन्ड के हमने इससे पहले शायद इस तरह की इतनी अचानक और इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तबाही के मनाजर नहीं देखे होंगे। ज़लज़ला एक और तरह की आफत होता है, फ्लड्स, रेन, ग्लेशियर का पिघलना, सैलाबी रेले, क्या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है? हुकूमत के पास ज़ाहिर है रिसोर्सेज का भी इशू है, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि रिलीफ के लिए उनके पास लोग नहीं पहुँचे, हुकूमत जो है वो शायद उस तरह का रिस्पांस नहीं दे पाई जितना ज़रूरी है। मैं इस पे बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, मैं लोगों के सेंटिमेंट आपको बता रही हूँ, और ज़ाहिर है आई अंडरस्टैंड के दूर दूर इलाके हैं, लेकिन हाउ डू यू लुक एट इट जो अब तक हो रहा है? 330 के करीब अफराद जहाँ बहक हुए हैं। जी बहुत शदीद तबाही है जी। देखिए ये कुदरती आफाक जो होती हैं उसके ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। आपने जल्जले की बात की है, ये क्लाउड बर्स्ट जो हैं इस दफा, और ये वार्निंग आ रही थी। पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जो कि वर्स्ट इफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये आपने देखा ये इस दफा जो बारिशों का सिलसिला है और जो तबाही आई है वो फ्रैंकली उसी क्लाइमेट चेंज के का शाखसाना है जो कुछ है जी। 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं, और जो सूबाई हुकूमत है उसने हर वो कदम उठाया है इंक्लूडिंग रिलीफ, जो भी जहां भी पहुंच सके हैं और पहुंच रहे हैं। वो मेरे पास उसकी डिटेल है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो वो बहुत सा वक्त जाया हो जाएगा फ्रैंकली, लेकिन इंशाल्लाह ताला हर कोने, हर जगह जहाँ के इफेक्ट हुए हैं, लोग इफेक्ट हुए हैं, वहाँ सूबाई हुकूमत जो है उसके कारिंदे, उनके वर्कर्स जो है वो पहुंचेंगे, और उनको अगर वहाँ से उन लोगों को निकालना है किसी और जगह टेम्पररी उनको अकोमोडेशन देनी है तो वो भी दी जा रही है। उनको फाइनेंशियल रिलीफ के लिए अरबा रुपया जो है वो एलोकेशन हो चुकी हुई है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गई हुई है। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 21 तारीख तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो इस अरसे में जो भी रिलीफ जो है जो कि प्रोवाइड करना है उसकी गवर्नमेंट सेंसिटिव है उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, और उस सिलसिले में किसी किस्म की कोई डिले जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुआ और उम्मीद है कि जी ये बारिशों का सिलसिला रुक जाए और मजीद तबाही ना आए, ताकि जो रिहेबिलिटेशन का जो काम है उसको ज्यादा तेजी के साथ अंडरटेक किया जा सके। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा की आपने गुफ्तगू सुनी जी। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शेर अब्दुल मरवत साहब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और अब हम कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली भयानक तबाही के हवाले से भी, और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का
बयान सामने आया है, उस हवाले से भी शेर अफजल मरवत साहब सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर मरवत साहब, ज़ाहिर है जो सैलाब की तबाही है और जो मनाज़र हमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से देखने को मिल रहे हैं, शायद ही हमने इतनी बदतरीन तबाही इससे पहले इतने कम वक्त में होती हुई देखी हो इन इलाकों में। इस पर भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो एक बयान जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का सामने आया। मैं चाहती हूँ मैं पहले उस पर आपसे आपकी राय ले लूँ, क्योंकि वो सियासी हवालों से बड़ा अहम बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या तशरीह करेंगे इस बयान की? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस बयान का ताल्लुक है, ये तो वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलखसूस खान साहब के लिए है, और शायद यही मुतालबा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 9 मई के वाक़यात पे माज़रत तलब कर ले। ये दबे लफ्ज़ों में तो काफ़ी अरसे से ये मुतालबा जो है बिलावास्ता होता आया है, लेकिन पहली दफ़ा इस मुतालबे के आने पे मैं ये कह सकता हूँ कि माफ़ी तलब की जानी चाहिए अगर ये सबूत वाज़े तौर पे मौजूद हो कि खान साहब जो हैं 9 मई के वाक़यात में या किसी भी तौर जो है बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्विस थे। जो सियासी मसालियत है, ज़ाहिर है ये मसालियत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई जज़ा सज़ा की बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि पीटीआई के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस बंद गली से वापसी की, जिस बंद गली में उनकी सियासत और उनकी जमात खड़ी है? देखिए, पीटीआई अगर बंद गली में पहुंची है तो इससे सियासत को भी नुकसान पहुंचा है, रियासत को भी नुकसान पहुंचा है, पीटीआई को भी नुकसान पहुंचा है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बिलीफ्स को नुकसान पहुंचा है, जैसे जमहूरियत की बालादस्ती या कानून की हुक्मरानी। बंद गली पे तो पीटीआई कड़ी है, और 3.25 साल से कड़ी है, और 3.25 साल से रिसीविंग एंड पे हैं। और आज अगर इन तमाम मसाइब और तकालीफ के बावजूद अगर पीटीआई जो है अपने आप को दोषी मान ले, तो मेरा ख्याल नहीं है कि जो बयानिए 2-3 साल से पीटीआई के थे वो एग्जिस्ट करेंगे। बाकी ये मामला जो है इस पे सोच विचार होना चाहिए। और आपके ख्याल में जमात को इस बयान पे जवाब भी देना चाहिए और एक स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक तरह से बातचीत का आगाज साबित हो सकता है। ये बयान बेहतर ये होता कि ऐसा बयान जो है अस्करी क़यादत के बजाय हुकूमत की तरफ से आता। सर उनसे तो सवाल हुआ, उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा है कि उनसे पूछा गया कि सियासी मामलात में मसालियत या हल कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर। मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये मामलात जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं रियासत के बीच और एक सियासी पार्टी के बीच, और रियासत की जो है नुमाइंदगी मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूटिव को करनी चाहिए। ठीक है। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस बयान पे सोच विचार होना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसका जवाब दें, और जवाब कुछ इस जो भी ये मुनासिब समझते हैं। लेकिन अगर पीटीआई समझती है कि इनके सफ़ों से कोई भी शख्स किसी हिदायत के तहत 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं था, तो खुल के ये बात करनी भी चाहिए। और अगर इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं तो इस मौजू पे जो है मेरा ख्याल है डायलॉग हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे इशू पे आते हैं। बहुत तबाही के मनाजर हमने देखे, और आपसे ज़ाहिर है हमने आपसे वीडियो पे बात करनी थी, लेकिन आप सफ़र करके जा रहे हैं उन्हीं इलाकों में जहाँ पे तबाही आई है। अब आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। बताइए, इतनी अनप्रेसिडेंटेड तबाही है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रिलीफ का काम जो है वो उतनी तेज़ रफ्तारी से नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ आंखों देखा हाल
मुझे नजर आ रहा है। यहाँ जो तबाही मीडिया पे बताई गई उससे 10 गुना ज्यादा तबाही हुई है। लोगों के बकौल 500 लाशें लाई गई हैं, कल तक तो 125 की बात हो रही थी। यहाँ गांव के गांव मिट गए हैं, लोग आसमान तले बेआसरा बैठे हैं, और हुकूमत चाहे मरकजी हो या वफाकी हो, इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि इतने काफी तादाद में लोगों को रिहेबिलिटेट कर सके। घर जो हैं वो मलिया मेट हो चुके हैं, खाने पीने का जो सामान है वो दस्तयाब नहीं है। और जहाँ तक हुकूमत की दिलचस्पी का ताल्लुक है, मैं जब यहाँ पे पहुंचा हूँ तो यहाँ पे अभी रास्ते पे मुझे इल्म हुआ वज़ीर आला साहब भी आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बहुत सारी पीटीआई की क़यादत भी पहुंची हुई है। लेकिन ये तमाम की आमद के बावजूद भी जो उनकी दिलचस्पी की अक्कासी करता है, मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात जो हैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे और मेन स्ट्रीम मीडिया खुद यहाँ आके अकसबंदी नहीं करेगा, तब तक लोगों को एहसास ही नहीं होगा कि असल में हुआ क्या है। बड़ा अहम है ये, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने जो तजावीज़ रखी हैं और हमारे तवस्सुत से हम भी उनको रीइंडोर्स करेंगे। अवामी सतह पे सपोर्ट होनी चाहिए मुतासरीन की। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुनीर अकरम साहब जो कि साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर डिप्लोमेट हैं। जी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम करेंगे मुनीर अकरम साहब जो कि साबिक मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के, सीनियर डिप्लोमेट हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुनीर साहब, एक फील्ड मार्शल साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ब्रसल्स में मीडिया से बात की है और वहाँ पे उन्होंने चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन जो है, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बड़ा एक अहम और स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें तजुर्बा भी है कि हमने ये तवाज़ुन पहले रखा है। आज की दुनिया में, आज के माहौल में, आज के हालात में आप इसको कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? जी ज़रूर। अगर दो बड़ी ताकतें हैं और उनकी मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, तो हमारी डिप्लोमेसी की यही कामयाबी है कि हमने दोनों तरफ, चीन के साथ भी हमारी जो आयरन क्लैड दोस्ती है उसको मुकम्मल रखा है, और अमेरिका के साथ भी हम ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हम दोनों हासिल कर सकेंगे। जैसे फील्ड मार्शल साहब ने कहा है, ये अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात पहले बने थे वो पाकिस्तान के तहत बने थे। हमने उसमें बहुत अहम रोल अदा किया था उनकी पहली कॉन्टैक्ट्स बनाने में, और ये डेकेड्स के तहत पाकिस्तान की ताल्लुकात दोनों सुपर पावर्स, दोनों बड़ी ताकतों से अच्छे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश हमारी यही होगी कि हमारे ताल्लुकात दोनों तरफ से अच्छे रहें और सस्टेन रहें। मुनीर साहब, जो एक अभी आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें ये कहा गया कि, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई, फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है वो उन्होंने भी एक लिखा मजमून इस पे, जिसमें ये दावा किया गया कि अमेरिका जो है वो समझता है इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है वो खित्ते में सालसी के लिए भी बड़ा अहम है, सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में नहीं बल्कि सालसी के लिए, जिसका अभी आप हवाला भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान माजी में ये कर चुका है। तो आपको लगता है कि ये एक मई की जंग के बाद जो है वो एक नई रिकग्निशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, पाकिस्तान का जो स्टेटस है, पाकिस्तान का जो सफारती अहमियत है, उस हवाले से? जी ज़रूर। दुनिया को यही नज़र आ गया है कि पाकिस्तान एक बहुत यानी कि अहम इस खित्ते में एक अहम पावर है, और हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। हम किसके सामने झुकते नहीं हैं। हिंदुस्तान जो धमकियां हमें दे रहा था वो हम धमकी नहीं मानते हैं,
اور ہم ایک امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں اس خطے میں، جس میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا میں ہم اسٹیبلٹی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے تعلقات، ہم چاہتے ہیں ہندوستان سے ہمارے تعلقات اسٹیبل اور نارملائز ہو جائیں، اور جو کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کریں۔ باقی افغانستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہمارا بہت اہم رول ہے، اور وہ امریکہ مانتا ہے۔ جی اور کچھ ہم نے یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی ایک امپورٹنٹ رول ہم نے ادا کیا ہے جی، اور کر میں رہے اسی ہیں۔ طرف آ رہی ہوں۔ ایک جو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے مڈل ایسٹ کی طرف جانے سے پہلے، وہ ولادیمیر پوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والی الاسکا کی ملاقات ہے۔ کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ ظاہر ہے جو صدر ٹرمپ چاہ رہے تھے یوکرین کی جنگ کا خاتمہ، وہ تو اس ملاقات میں نتیجہ نہیں سامنے آیا، لیکن بہرحال دونوں کا ملنا، اور جو ظاہر باڈی لینگویج سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کارڈیل ملاقات تھی اور دوبارہ ملنے کی بات کی گئی دونوں جانب سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی ضرور۔ میرے نظر میں جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی اس ملاقات کے دور میں سیز فائر مانا جائے گا، اور اس سے میری اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ روس کی طرف سے، یوکرین کی طرف سے ان کی پوزیشنز بہت مختلف ہیں، اور اب تک ہم ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس مسئلے کا حل کہاں نکل سکتا ہے۔ یہ پوزیشن سے ہم اس کو ریکنسائل کرنا ہوگا۔ تو اس میٹنگ کے بعد میں بھی ٹرمپ صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اہم سسٹین پولیٹیکل سلوشن ہو جائے، اور وہ سیز فائر سے زیادہ اہم ہے کہ سلوشن ہو، تو اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تک میرے خیال میں یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے کافی نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی۔ ایک لاسٹ جو سوال ہے آپ سے منیر صاحب، وہ گریٹر اسرائیل کے لیے تاریخی اور روحانی مشن پر نیتن یاہو صاحب نے جو ہے وہ کہا، اور ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی شام کے اندر، غزہ کے اندر، جہاں پہ بھی، اردن، باقی جگہوں پہ جو بھی وہ انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں، اس میں سب کو پتہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ہی وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہی ول بی، اب اس بیان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے ساری جگہوں سے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پولیٹیکل سروائیول ممکن ہوگا اس طرح کے بیانات دینے سے؟ جی، ان کا نیتن یاہو کا پولیٹیکل سروائیول ہے کہ جنگ جاری رہے۔ جنگ کا نتیجہ، خیر ان کے جو رائٹ ونگ اور ایکسٹریمسٹ منسٹرز ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو نکالا جائے اور اسرائیل کا قبضہ پورے ویسٹ بینک اور غزہ میں ہو۔ میرے خیال میں وہ ابھی اس وقت تو ناممکن ہے۔ وہ کوشش وہ جاری ہے، ان کا کیمپین ضرور جاری ہے۔ تو نیتن یاہو کا پرپس یہی ہے کہ جنگ جاری رہے، کیونکہ جس وقت جنگ بند ہوگی تو ان کے خلاف بہت سارے اندرونی ان کے جو مسئلے ہیں، لیگل کیسز ہیں، اور جو ان کا پولیٹیکل کولیشن ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ جنگ جاری رہے، اور اسی وجہ سے یہ جنگ اس نے جاری رکھی۔ جی بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، سابق مصلوب ہب سے بات کر رہے تھے۔ جی آج کے لیے اتنے پرائم سے، انشاءاللہ اگلے پرائم میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔